हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ों को उठाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपके सामने नहीं आई थी। दुनिया विनाश के मुहाने के ऊपर बैठी हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। विनाश का मुहाना यानी कि बर्बादी। कहीं एटम बॉम्ब हैं, कहीं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, कहीं केमिकल वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, कहीं बायोलॉजिकल वेपन्स का उपयोग हो रहा है। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें इस किस्म की हो रही हैं जहां मानवता, ह्यूमैनिटी विनाश की ओर जा रही है। देखा जाए तो आपको इस प्रोग्राम के द्वारा समझाने का भी प्रयास है कि कुछ चीजें पिछले कुछ सालों में, दशकों में, डेकेड्स में इस प्रकार की हुई हैं जो बहुत ही अलग हैं। एटॉमिक पावर्स और रॉग एटॉमिक पावर्स, ये दो हिस्से हैं। स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि वो सारे लोग, इलीगल लोग, गुट ऑर्गेनाइजेशन जिनके हाथ में इलीगल हथियार हैं, और वो सभी एक तरह से आतंकवाद का साथ देते हैं। ये उनके पास हथियार कहां से आते हैं और कहीं गलती से उनके हाथ में या कुछ कंट्रीज के हाथ में ऐसे हथियार आ जाएं जो कि मानवता का ही विनाश कर दें। बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब इन हथियारों का जिम्मेदार हाथों में होना जरूरी है ताकि इसका मिसयूज ना हो पाए। इसी विषय को आज हम टेक्निकल डिटेल के साथ भी आपको समझाएंगे और एक ऐसा एंगल भी लेके आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि कुछ देश एक ऐसा ट्रायंगल बनाकर चल रहे हैं और कुछ लोग फिर उनके सहयोग से ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। ऐसा ही एक ट्रायंगल है इन हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और चीन का। आप हैरान होंगे सुनकर, कुछ और देश भी हैं जो इनकी ही सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं या कुछ और देश है उनकी सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन का काम है दुनिया को विनाश से बचाना, उन कन्वेंशंस को लागू करना जो दुनिया को विनाश के मुहाने पर ले जाने से बचा सकती हैं। और बहुत सारे देश जिम्मेदारी से इन हथियारों का उपयोग जो करते हैं वो मानवता के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर भी कहा जाता है, जिनके ऊपर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलती है, और कुछ ऐसे और लोग जो मानवता का विनाश करने में लगे रहते हैं, उनके बारे में और इस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करना जरूरी है। आप कहेंगे ये ट्रायंगल क्यों? एक सब्जेक्ट आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्कॉमेट, SCOMET। आम भाषा में कहा जाए तो इसका संबंध है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से, वो हथियार जो मानवता का विनाश कर सकते हैं। दुनिया हथियारों के ढेर के ऊपर बैठी हुई है और हर गुजरते साल के साथ अधिक से अधिक हथियार बेचे जा रहे हैं। इवन 2019 के अंदर ही लगभग 531 बिलियन डॉलर का फायदा हथियार बेचने वाली जो सारे देश थे उन्होंने उठाया है, जिन्होंने बेचे हैं। आप सोच सकते हैं कि दुनिया की सबसे ताजा तरीन इंडस्ट्री जो कभी भी
नीचे ली जाती है, एक तो हथियारों की और एक ड्रग्स की, और इन्हीं के साथ बनता है एक त्रिकोण। जी हाँ, ये त्रिकोण है आपका, जिसे कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने कैसे कन्नाइव किया, और इनके साथ कुछ और लोग थे, उन्होंने कैसे कन्नाइव किया, और कैसे दुनिया विनाश के मुहाने पर पहुंचती है। कई बार जिसको हम कहते हैं कि इल्लीगल तरीके से उन हथियारों को बेचना, उन सामानों को बेचना, उन टेक्नोलॉजी को बेचना, जिसके द्वारा जो इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, जिन्हें रॉक कंट्रीज कहा जाता है, रॉग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वो कैसे फायदा उठा सकते हैं। आप सोचिए, कभी कुछ न्यूक्लियर वेपन्स का पाइल्स अगर कभी टेररिस्ट के हाथ में आ जाए, या वो सारे के सारे राज्य, वो सारे देश जो एक तरह से इतने ज्यादा तानाशाही में है कि वो टेररिस्ट के हाथ में आ जाए, तो दुनिया कहां पहुंचेगी। यही कहानी है सारी की सारी इस पूरी की पूरी स्लाइड्स में। हम यहां पर एथिकल सेलिंग की और ड्यूल यूज की भी बात करेंगे। ड्यूल यूज क्या होता है? दुनिया में हर चीज दो तरीके से यूज की जाती है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह होता है कि एक किस्म से कोई भी चीज अगर इंसानियत के फायदे के लिए यूज की जाती है, तो उसका इंसानियत का विनाश करने के अंदर भी उपयोग हो सकता है। जैसे कि आप अपनी कटिंग कराने के लिए जाते हैं, हेयर कट के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो हेयर कटर है, जो सैलून के अंदर, उसके हाथ में उस्तरा है, उसके हाथ में नाइफ है, उसके हाथ में ब्लेड है, उसके हाथ में रेजर जिसे कहते हैं। वो उससे आपका गला भी काट सकता है, और वो आपके बालों को खूबसूरत भी बना सकता है। तो डबल यूज हो गया ना। हर चीज का डबल यूज है। यूरेनियम जहां पर बिजली बनाने के काम आ सकता है, पावर जो आपके सेक्टर के अंदर, जहां पे दुनिया के देशों में बिजली बनाई जाती है, और वहीं उसका उपयोग एटम बम बनाने में भी हो सकता है। वो मेटल जिसके द्वारा हो सकता है कि बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स बनाए जाते हैं, उसका उपयोग मिसाइल बनाने में भी होता है, जो विनाश के लिए यूज की जाती है। हो सकता है। तो उसका टेक्नोलॉजी जो होती है, स्पेस पे जाने के लिए भी यूज हो सकती है, और मिसाइल के अंदर भी यूज हो सकती है। एथिकल सेलिंग वो होती है कि जब वो चीजें जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और जिनके दो यूज हो सकते, तो आप उसको किसको बेचेंगे? ये सवाल तो उठता है ना। आप हर चीज क्या हर एक को बेच सकते हैं? क्या एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्निक्स एयरक्राफ्ट बनाने वाले दूसरे देशों को देते हैं? क्या अमेरिका की नासा, या कहा जाए तो चीन की या रशिया की स्पेस एजेंसी अपनी टेक्नोलॉजी किसी और को देते हैं? क्या वो अपने क्रायोजेनिक इंजन्स किसी को बेचते हैं? नहीं। क्या कोई कंट्री न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे कंट्री को देता है? नहीं देता है। जब तक वो रॉक कंट्री ना हो जाए, यानी कि टेररिस्ट कंट्री ना हो जाए, या एक दूसरे को सहयोग करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिसके द्वारा मानवता का विनाश हो। इसीलिए इसको एथिकल सेलिंग कहा जाता है कि दुनिया में कुछ प्रतिबंध हैं। आपके पास अगर कोई चीज है, तो आप हर एक को नहीं बेच सकते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ ना कुछ एक एथिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर, और ये रेस्ट्रिक्शंस यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशंस में लगाई गई हैं, बहुत सोच समझ के बाद में। स्कॉमेट की जिसकी मैंने बात की, तो स्कॉमेट का मतलब क्या होता है? स्पेशल, एस से स्पेशल, सी से केमिकल्स, ओ से ऑर्गेनिजम्स, एम से मटेरियल्स, ई से इक्विपमेंट्स, और टी से टेक्नोलॉजी। स्कॉमेट यानी कि दुनिया में जो केमिकल्स हैं उनका दोहरा यूज हो सकता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका दोहरा यूज हो सकता है, यानी कि उनकी दवाइयां बनाने में उपयोग हो सकता है, बायोलॉजिकल वेपन में भी यूज हो सकता है, सेम केमिकल्स का भी है। मटेरियल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका मानव के विनाश के लिए यूज हो सकता है, मानव के विकास के लिए यूज हो सकता है। इक्विपमेंट, मशीनें, और तकनीकें, टेक्नोलॉजी, इनके दो हिस्से हैं, तो दोनों हिस्सों को यूज किया जा सकता है। दोस्तों, भारत के अंदर भी, जो भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है, उसके अंतर्गत
जो भी आइटम्स ड्यूल यूज की होती हैं, जिनका प्रोमिनेंट डबल यूज हो सकता है, उनकी एक लिस्ट है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उनके ऊपर बेचने और खरीदने पे प्रतिबंध होते हैं। यानी कि वो आइटम्स जो होती हैं रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आती हैं, और ऐसी आइटम्स को आप, जिनको कि स्कॉमेट आइटम कहा जाता है, आप सबको बेच नहीं सकते, और सब जो उधर से बेचने वाले उनसे आप खरीद नहीं सकते। आपके ऊपर खरीदने के ऊपर भी प्रतिबंध है अगर कोई बेचना भी चाहे तो। बहुत साल पहले की बात है, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया 1540 ऑन द प्रोलिफरेशन, यानी कि वो तकनीकें, मटेरियल्स, वो चीजें जो दुनिया का विनाश कर सकती हैं, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं। और उसके लिए एक लेयर्ड नॉन प्रोलिफरेशन डिफेंस की रचना की गई, यानी कि इन पर रुकावट लगानी चाहिए कहीं ना कहीं। उसके लिए ट्रीटीज बनाई गई, कन्वेंशंस बनाई गई, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स किए गए, अरेंजमेंट किए गए, यूरोपियन यूनियन की और यूनाइटेड नेशन की कंट्रोल लिस्ट आई बनकर, उसमें से ग्लोबल इनिशिएटिव, अलग अलग देशों ने इनिशिएटिव लिए उस मामले में, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था 1540, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी कहीं ना कहीं। इसी में ही देखा जाए तो 2004 की ये बात है कि 3 किस्म के वेपन्स जो थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला किया गया। न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स, इनको एनबीसी कहा जाता है। एन से न्यूक्लियर, बी से बायोलॉजिकल, सी से केमिकल। और चौथा पार्ट है इसका, क्योंकि अगर आपने हथियार बना लिए इसके, न्यूक्लियर हो या बायोलॉजिकल हो या केमिकल, तो उनको डिलीवर कैसे करेंगे? तो डिलीवर करने के लिए भी आपको एक व्हीकल चाहिए, उसका एक मींस चाहिए, चाहे वो मिसाइल के रूप में हो या किसी और रूप में हो, तो डिलीवरी सिस्टम भी तो चाहिए ना। तो वो डिलीवरी सिस्टम के ऊपर भी जो देखा जाए तो प्रतिबंध लगाने की बात थी। इस मामले में सिक्योरिटी काउंसिल ने सबसे पहले जो था, इसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में लेके आए, WMD जिसको कहते हैं। और ताकि इस प्रोलिफरेशन को, यानी कि इस किस्म की जो तकनीकें हैं, मटेरियल्स हैं, उनके ऊपर रुकावट डाली जाए, वो सबके पास ना चली जाए। ऐसा ना हो जाए कि पूरी दुनिया के लिए, शांति के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। इसके द्वारा बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आई, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को देखा जाए तो ये कोशिश की गई कैसे भी करके नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिस्ट होते हैं, उनके हाथ में ना चली जाए। और ये फैसला 2004 में लिया गया था, आज से 17 साल पहले, दुनिया को विनाश से बचाने के लिए। दोस्तों, यहां पर जो ऐसे कानून बनाए गए, खासतौर से टेररिस्ट के खिलाफ, या ये कहा जाए जो उनकी मीन्स ऑफ डिलीवरी होती हैं, उसके जो मटेरियल यूज हो सकते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। बॉर्डर कंट्रोल्स लगाए गए जो कि कस्टम्स के अंडर में आते हैं, कस्टम्स डिपार्टमेंट के और बाकी डिपार्टमेंट में, या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जहां पर इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो इलीगल जो दुनिया के अंदर ट्रेड होता है, उसको रोका जाए। एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लाए पाए, ट्रांसशिपमेंट के कंट्रोल्स लाए जाएं, और जो एनबीसी यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की टेक्नोलॉजीज हैं, मटेरियल्स हैं, कमोडिटीज हैं, उनके ऊपर क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। ये जरूरी था मानवता को बचाने के लिए। तो पहली लेयर के तौर पर क्या होता है, वो ट्रीटीज बनाई गई बेसिकली, जिसके द्वारा हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें, यानी कि ये चीज हर आदमी, हर एक को नहीं बेच सकता है। यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस निकल कर आती है, जिसको कहते हैं एनपीटी। एनपीटी आती है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनके जो रिलेटेड मटेरियल और टेक्नोलॉजीज थी, और बाकी जो भी मेटल्स हो सकते थे, उनको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया, ताकि हर व्यक्ति तक ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो ना पहुंच पाए, मटेरियल्स ना पहुंच पाए। इसके अलावा बीटीडब्ल्यूसी की एक दूसरी, क्या कहते हैं कि कन्वेंशन बनाई गई, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन। इसको आमतौर पे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो इसको आप अगर देखते हैं तो आपको खुशी होगी देख के कि यहां पर बहुत हद तक दुनिया में काबू पाया गया। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा होता है, इसके बारे में मैं बात करूंगा कि क्या वो बायोलॉजिकल वेपन के अंदर आता है, क्या उसको बायोलॉजिकल वेपन में उपयोग किया गया,
जी हाँ, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, मैं बाद में थोड़ा-सा उसके ऊपर आऊँगा। तीसरी, यानी कि ये न्यूक्लियर हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, तीसरा जो कन्वेंशन था केमिकल वेपन कन्वेंशन, सीडब्ल्यूसी। इन ट्रीटीज को इसलिए बनाया गया कि ये सिर्फ स्टेट्स के पास रहना चाहिए, नॉन स्टेट के पास नहीं जाना चाहिए, यानी कि टेररिस्ट के पास ये चीजें कभी नहीं पहुंचनी चाहिए, ताकि उसका उपयोग आम जनता के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ ना कर पाए कभी। सेकंड लेयर के अंदर कुछ कंट्रोल एग्री अरेंजमेंट आते हैं, मल्टीलेटरल, अलग अलग देशों के कंट्रोल अरेंजमेंट आते हैं। इनमें से ये अरेंजमेंट जो है ये इसलिए बनाए गए हैं कि ये वो देश होते हैं जिनके पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सबको बेच नहीं सकते हैं। इसमें चार मेजर चीजें आती हैं। वेसेनर एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है। यहां पर कोशिश ये की जाती कि वो सारे मटेरियल्स हों, इक्विपमेंट्स हों, टेक्नोलॉजी हो, जिसके द्वारा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जा सकते हैं, जिसके द्वारा उनको डिलीवर किया जा सकता है, जिसके द्वारा दुनिया का विनाश किया जा सकता है, उनको कहीं ना कहीं इसके द्वारा रोकने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा-सा लगता है कि अरेंजमेंट थोड़ा बिगड़ गया है, मुझे लगता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले 4 जो ट्रीटी दी गई हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime जो है 1987 के अंदर आई थी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मिसाइल जो हथियारों को लेके जाती है या उसके ऊपर कुछ बॉम्ब्स वगैरह फिट किए जाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए और हर कंट्री जो है मिसाइल्स का निर्माण ना कर सके, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। उन टेक्नोलॉजीज को, उन मटेरियल्स को रोका जाना चाहिए। बहुत सारे उसमें मेटल्स वगैरह होते हैं। मिसाइल्स के अंदर जब बहुत तेज गति से जाती हैं, ये स्पेस टेक्नोलॉजी है देखा जाए तो। यहाँ पर जैसे कि सपोज करो कुछ मेटल्स हैं, आमतौर पे कहा जाता है जो स्टील जो होता है वो 1000-1200 डिग्री के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन मिसाइल्स तेज गति से जाती हैं, स्पेस क्राफ्ट भी उसी से बनते हैं, उसी के अंदर आपके क्या कहते हैं सैटेलाइट पड़े रहते हैं, उनको बचाना होता है गर्मी से बाहर, क्योंकि जब मिसाइल उड़ती है तो हवा के साथ जैसे फ्रिक्शन होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपको यहाँ पर जो मेटल्स चाहिए वो इस किस्म के मेटल चाहिए होते हैं जो 4000, 5000, 6000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्ट ना हो। आप सोचिए, नॉर्मल जो वो स्टील है वो 1000-1200 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है और ये स्टील जो है 5000-6000 डिग्री तक मेल्ट नहीं होता है। आप सोचिए, क्या ये मेटल स्पेशल मेटल नहीं होगा? क्या इसको हर कोई बना सकता है? क्या हर एक के पास ये टेक्नोलॉजी है? और अगर कोई इसको बना सकता है तो क्या वो हर एक को बेच सकता है? नहीं। तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime के अंदर ये है। भारत 2016 के अंदर इसका पार्ट बन गया था। कुल मिला के 35 कंट्री हैं जो इसके पार्ट्स हैं दुनिया के अंदर। दूसरा आता है न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, 1975 में बना था। ये इन सब के पास न्यूक्लियर गुड्स और टेक्नोलॉजी जो है, न्यूक्लियर वेपन्स की या न्यूक्लियर आप एनर्जी बनाने की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बना सकता है वो उसका न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है। तो इनको ये 48 मेंबर है, 1975 में निर्माण किया गया था। भारत इसका अभी तक मेंबर नहीं है। बहुत सारे कंट्री विरोध करते हैं भारत का इसमें आने से, और चाइना सबसे बड़ा विरोध करता है कि इंडिया एनएसजी का मेंबर ना बन पाए। इन चार में से सिर्फ एक यही ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की और उसका प्रोलिफरेशन रोकने के लिए है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जो बेसिकली केमिकल वेपन्स को रोकने का है, केमिकल वेपन्स को रोकने का है। और और इसके अलावा थोड़े बहुत उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स की भी, टेक्नोलॉजी की भी अब बात आ जाती है, लेकिन वो बायोलॉजिकल उसका क्या कहते हैं कि वो अलग से एक ट्रीटी है, उसका बायोलॉजिकल वेपन ट्रीटी अलग है। तो ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली केमिकल का है, केमिकल वेपन कन्वेंशन है, और ये इंडिया इसका 2018 के अंदर मेंबर बना था। 43 कंट्रीज है, 1985 में बनाया गया था। इसको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने केमिकल वेपन्स के खिलाफ ये सारा का सारा इनिशिएटिव लिया था, इसलिए इस ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कहा जाता है। चौथा है वेसनार एग्रीमेंट, ये 1996 में बना था, इसके 42 मेंबर्स है। इंडिया 2017 के लास्ट में दिसंबर में इसका मेंबर बना था। ये कन्वेंशनल वेपन और ड्यूल यूज गुड्स की टेक्नोलॉजी है जो एक दूसरे को नहीं दी जा सकती है। जैसे कि भारत को कई बार बहुत परेशानी होती थी कि आपने हवाई जहाज बना लिया लेकिन एवियोनिक्स नहीं है।
हवाई जहाज बना लिया, लेकिन आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वेसनर एग्रीमेंट जो होता है वो आपको प्रतिबंध लगा देता है कि आप किसी भी दूसरे देश को जब वो हथियार बना रहा है उसके, तो वो उसकी तकनीकें ना दें, उसके उस गुड्स को ना दें, उन मेटल्स को, उन टेक्नोलॉजी को, उन एवियोनिक्स को ना दें जिसकी उनको जरूरत होती है। और ये भारत के लिए काफी परेशानी का सबब था। आपको हैरानी होगी सुन के, जो एक स्पाईवेयर पेगासस इजराइल का है, बेसिकली वो भी वेसनर एग्रीमेंट में आता है, यानी कि आप हर एक को इसको नहीं बेच सकते हैं। 42 मेंबर है। कमाल की बात यह है कि इजराइल वेसनर एग्रीमेंट का मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी वो ये कहता है कि मैं वेसनर एग्रीमेंट की टर्म्स को मानूंगा और मैं हर एक को उसको नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये स्पाईवेयर जो है वो वेपन ग्रेड है। इसका मतलब ये वेपन ग्रेड की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं और जो गुड्स हैं, मेटल्स हैं, वो सबको नहीं बेचे जा सकते हैं। तो ये दिक्कत है उसके अंदर। अब आते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब जो भी चीजें रेडियो एक्टिव लेकर आती है, न्यूक्लियर वेपन्स जो रिलेटेड न्यूक्लियर मटेरियल से यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, या वो जो बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में यूज किया जा सकता है, जो कि जर्म्स वगैरह होते हैं, या केमिकल मटेरियल्स हैं जिसको कि इंसान के मारने के लिए यूज किया जा सकता है, इनको WMD कहा जाता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इन्हीं को रोकने के लिए ये सारी की सारी स्कॉमेट की टेक्निक्स हैं और ये कन्वेंशंस हैं। जैसे कि केमिकल वेपन्स के अंदर अक्सर मस्टर्ड गैस एंड क्लोरीन गैस का जो एक मिश्रण है वो यूज किया जाता है, और वर्ल्ड वार 1 के अंदर हजारों लाखों लोगों की मौत हुई थी। इस गैस का बहुत भारी मात्रा में यूज किया गया था लोगों के अगेंस्ट में। अब तो खैर केमिकल वेपन्स बैन है, लेकिन अभी भी इनका इस्तेमाल कहीं कहीं होता है। ईरान और इराक की जब वॉर हुई थी तो उसके अंदर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, मस्टर्ड गैस और नर्व गैस का इस्तेमाल किया गया था, जो बहुत देखा जाए तो अनफॉर्चुनेट है ह्यूमैनिटी के लिए, कि डिस्पाइट द बैनिंग ऑफ दीज वेपन्स स्टिल इनको देखा जाए तो सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ जो था यूज किया गया था। हलब्जा, ये 17 मार्च 1988 को इराकी मिलिट्री स्प्रेड पॉइजन गैस थ्रू द टाउन ऑफ हलब्जा। 5,000 लोगों की मौत हुई थी, 10,000 देखा जाए तो बच गए थे, और ज्यादा करके मरने वालों के अंदर स्त्रियां और बच्चे थे। आप सोच सकते हैं कि केमिकल वेपन्स का क्या इस्तेमाल किया गया है। बायोलॉजिकल वेपन्स में देखा जाए तो जर्म्स हैं, वायरसेस हैं, और आपने पहले एंथ्रेक्स का नाम सुना होगा जो काफी पॉपुलर हो गया था, जिसका इस्तेमाल किया गया था एज ए वेपन, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनको भी लेटर भेजे गए थे जिसके अंदर एंथ्रेक्स का इस्तेमाल किया गया था, और कुछ लोगों की मौत भी हुई उससे। अमेरिका के अंदर 5 लोग मौत हुए, 17 लोग करीब उससे इफेक्टेड हुए, और इस किस्म की चीजें थी। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि बायोलॉजिकल वेपन में चीन से निकला कोरोना वायरस, क्या वो एक बायोलॉजिकल वेपन था? आप खुद सोचिएगा, क्योंकि ये वायरस अपने आप तो नहीं बना है, किसी ने तो उसको बनाया है, और फिर किसी ने उसको रिलीज किया है, स्प्रेड किया है। इससे बड़ा आपको एग्जाम्पल और क्या मिलेगा कि बायोलॉजिकल वेपन्स कितना ज्यादा देखा जाए तो दुनिया में विनाश कर सकते हैं। और कोरोना ने जो विनाश किया है दुनिया की इकोनॉमी का, लोगों का, करोड़ों लोगों की डेथ होती है, आप सोचिए कि एक बायोलॉजिकल वेपन्स किस सीमा तक जाकर आपको डैमेज कर सकता है, दुनिया का विनाश कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स, यस, आपने देखा हिरोशिमा नागासाकी के अंदर उन्होंने कितना विनाश किया है, और कितनी इसमें बहुत सारे लोग, जब मैंने शुरुआत में बात की थी चीन की, नॉर्थ कोरिया की और पाकिस्तान की, ये ट्रायंगल कैसे विनाश का कारक बनता है। इसमें AQ खान जो कि बेसिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, कैसे उन्होंने देखा जाए तो ये सारी की सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उन्होंने ले जाने में मदद की। यही वो शख्सियत थे जिन्होंने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को ये टेक्नोलॉजी दी थी, और इस बात को उन्होंने कॉन्फेस किया था एक टेलीवाइज्ड एड्रेस के अंदर। जी हाँ, फरवरी 2, 2004 को। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उन्होंने खास तौर से AQ खान की जो एक्टिविटीज थी उसे कहा था कि इट्स सोफिस्टिकेटेड
network of black marketeers associated with him as the most serious case of nuclear proliferation in the recent times. दरअसल यहां से पाकिस्तान जो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो कि कई बार शक शुबा होता था कि उसकी चाइना ने मदद की है और उन्होंने उसको ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया तक पहुंचाने में मदद की, ये बात खुद AQ खान ने अपने टेलीवाइज एड्रेस में स्वीकार की थी। तो इसलिए लीबिया के और अभी जो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जिनके ऊपर अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाया हुआ है और नॉर्थ कोरिया पे भी, उन्होंने भी, दोनों ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है डेवलप कर लिए हैं। ये सारी की सारी जो कारस्तानी थी, ये जो कन्नाइवेंस थी पाकिस्तान की, जो देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया के साथ थी। नॉर्थ कोरिया ने क्या दिया अल्टीमेटली पाकिस्तान को? मिसाइल सिस्टम्स दिए, मैं आपको बताता हूं, और इराक को भी उन्होंने दिए इस मामले में। यहां पर देखा जाए तो एक यूरेनियम का एक एनरिचमेंट एक पार्ट्स थे। मलेशियन फर्म वन ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस द शिप वेरियस पार्ट्स टू कस्टमर इन दुबई। आप सोचिएगा, अब यहां होता क्या है कि कुछ फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ मटेरियल्स और इक्विपमेंट हैं as dimensional inspection machines from Japan and machine tools from Europe. These parts were components for gas centrifuges actually destined for Libya for uranium enrichment. आप सोचिएगा कि इस किस्म की मशीनें जो इलीगली जापान से प्रोक्योर की गई किसी और कारण से, क्योंकि दो जगह यूज हो सकती थी, अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए भी, वहां से इसको लीबिया जाने का बंदोबस्त किया गया और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ने इसको दुनिया में सीज किया था। तो यूरेनियम का जो एनरिच प्लांट, उसको कुछ और बताकर सप्लाई किया जा रहा था। बहुत सारी चीजें हैं। द कंपनी इज रिपोर्टेड टू हैव सप्लाइड लिबिया यूरेनियम एनरिचमेंट गैस सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स को इन्होंने वहां पर भेजा था। ये इस किस्म का होता है जो आपके सामने फोटोग्राफ दिया गया है। ऐसा ही एक और केस होता है पाकिस्तान से रिलेटेड का, स्पार्क गैप्स नाम का एक पार्ट होता है जो दिखने में सिर्फ ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मेडिकल का कोई टेप वगैरह होता है। और ये जो शख्स थे, इनका नाम था अशर करनी, ये पाकिस्तानी नेशनल जो थे, और एक पाकलैंड PME पाकिस्तानी कंपनी फ्लोट की गई और उन्होंने एक साउथ अफ्रीका की कंपनी टॉप कैप, उनसे कहा गया कि हमको स्पार्क कैप्स चाहिए, 100 से 400 पीसेस चाहिए। इसके लिए अशर करनी ने एक इंटरमीडियरी, एक ऐसे शख्स का यूज किया जो पाकिस्तान से रिलेटेड था लेकिन उस साउथ अफ्रीका की उस फर्म से रिलेटेड भी था जो उस किस्म के स्पार्क गैप्स बनाते थे जिसको न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज किया जाता है। उन्होंने इसको मेडिकल यूज के कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए कि ये मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट्स के लिए है, और करनी ने एक्सपोर्टेड द स्विचेस टू पाकिस्तान वाया दुबई। उन्होंने बंदोबस्त करके वहां से, साउथ अफ्रीका से इसको वहां पर भिजवाया, वाया दुबई करके पाकिस्तान भिजवाया और इसको साइंटिफिक इक्विपमेंट डिक्लेयर किया गया। सितंबर 14, 2004 की बात थी जब अशर करनी ने फॉरेन की कोर्ट्स के अंदर जहां पकड़े गए थे, वहां पे उन्होंने इस बात को कबूला कि हाँ, न्यूक्लियर रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसको पाकिस्तान तक पहुंचाने में उन्होंने मदद की है और इलीगल तरीके से उन्होंने नकली फॉर्म्स के द्वारा उनको हासिल किया है। तो नॉर्थ कोरिया और लीबिया, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, इंडियन कस्टम्स ने भी बहुत बार छापे मारकर कुछ चीजें ऐसी पकड़ी हैं, कई क्रेट्स ऐसे पकड़े हैं, कंटेनर्स फुल पकड़े हैं जिसको डिक्लेयर कुछ और किया गया था, लेकिन उसके अंदर स्कड मिसाइल्स थी बेसिकली, जो इराक भेजी जा रही थी खास तौर से, या लीबिया भी भेजी जा रही थी। और इस किस्म के कंटेनर्स बहुत कंट्रीज के अंदर कैच किए गए हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। एक ऐसा ही देखा जाए तो टेररिस्ट ग्रुप था पुराना, एक ओम श्रिंकियो, उन्होंने भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स जो थे उनका इस्तेमाल यहां पर किया था। और यहां पर मैं इस पार्ट को समाप्त करूंगा आपके मकसद के लिए। कहने का मतलब यहां पर क्या है? कहने का मतलब यहां पर यह है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल बना हुआ है दुनिया में, नॉर्थ कोरिया का, चाइना का और पाकिस्तान का, जिसके द्वारा इस किस्म के मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज का आपस में सप्लाई करना होता है। नॉर्थ कोरिया के पास कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आती है? चाइना से आती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, पाकिस्तान ने एक्टिवली उसको जो
जो खास तौर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो नॉर्थ कोरिया को सप्लाई की है। मिसाइल टेक्नोलॉजी फिर नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को सप्लाई की। पाकिस्तान ने ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लीबिया को और साथ में ईरान को सप्लाई की है। नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो आपकी बहुत सारे कंट्री में सप्लाई की है। चाइना इसके बीच में एक मेन धुरी रहा है कि जो हमेशा इस किस्म का जो इलीगल जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जो मेटल है वो हमेशा उसका सेंटर ऑफ क्या कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। खासतौर से नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना बहुत ही क्लोज है और एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया को रियल टर्म्स में कंट्रोल करने वाला चाइना ही है। कहने को वहां मिस्टर किम है, लेकिन देखा जाए तो ही इज ए प्लांटेड मैन ऑफ चाइना और इसलिए चाइना के साथ उनके संबंध आपस में अच्छे हैं, लोगों का आना जाना भी वहां पर लगा रहता है। तो नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा रॉक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं। ये सब चाइना और पाकिस्तान की हेल्प से आए हैं। खासतौर से न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो जहां तक अंदेशा है कि एक AQ खान जो थे पाकिस्तान के, उनका तो कहना भी था कि हमने नॉर्थ कोरिया को सप्लाई किया और उसके बाद उसको फिर एनरिच किया गया। तो तरह तरह के इक्विपमेंट्स, मेटल्स, टेक्नोलॉजीज या छोटे छोटे जो यंत्र आते हैं जो लैब्स में काम किए जाते हैं, जो न्यूक्लियर लैब्स में काम किए जाते हैं, उनको हर कोई बना नहीं सकता, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है बनाने की, हर कोई बेच नहीं सकता। तो आप सोचिए कि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशंस हैं ये इसीलिए तो बनाई गई थी कि जो मास जो एक डिस्ट्रक्शन है उसको रोका जाए, इसलिए इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि दुनिया जब विनाश के मुहाने पे बैठी है और सबके पास हथियार हैं और जो टेररिस्ट हैं उनके पास हथियार पहुंचते जा रहे हैं और पाकिस्तान जैसे कंट्री और चाइना और खास तौर से देखा या नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री जब न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं और गलती से अगर वो किसी ऐसे हाथ में पहुंच जाएं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आज पूरी दुनिया में इस ढंग की ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप सोचिए विनाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन से लाखों करोड़ों लोग एक ही स्ट्रोक के अंदर खत्म हो जाएंगे। आप सोचिए क्या यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना ठीक है? और ये जो कंट्री है खासतौर से नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रायंगल है, एक विनाशकारी ट्रायंगल है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगने भी जरूरी है। और चाइना की अभी जो विस्तारवादी नीतियां हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट रिजीम है, उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। और शायद ये कारण भी है कि उसके बारे में रशिया को भी चिंता होती है, अमेरिका को भी चिंता होती है, भारत को भी चिंता होती है, जितने भी न्यूक्लियर पावर रेस्पॉन्सिबल नेशंस हैं उन सबको चिंता होती है। लेकिन पाकिस्तान से कब कोई एक न्यूक्लियर वेपन चल जाए या फिर नॉर्थ कोरिया से कब कोई न्यूक्लियर वेपन चल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से रेस्पॉन्सिबल नेशन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, चाइना एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर पाएगा, लेकिन वो भी न्यूक्लियर पाइल्स अपना लगातार बढ़ाता जा रहा है। पर हाँ, जरूरत पड़ी तो चाइना भी यूज करने से हिचकेगा नहीं, इसलिए मैं चाइना को भी उस हिसाब से एक रेस्पॉन्सिबल नेशन इस मामले में नहीं मानता हूं। दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा आप मुझे, और इस प्रोग्राम के जो हिस्से हमने पेश किए हैं, जो मटेरियल अपनी मेहनत से तैयार किया आप तक पहुंचाया है, उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों से बताइएगा इस एपिसोड के बारे में, ऑन द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्लस द ट्रायंगल ऑफ China, Pakistan, and North Korea, and how it got spread to the other nations, and how they become responsible for the destruction and devastation of humanity. शुक्रिया आपका बहुत बहुत।